2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव में बरी करने की बात कही जा रही है और इस केस में ये वही केस है जिसमें पूर्व सांसद और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम शामिल था। उसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी, ये सब वो बड़े नाम हैं जो इस केस में शामिल थे। एक बार मैं आपको सभी 7 आरोपियों के नाम भी बता दूं जिन्हें इस केस में बरी किया गया है। उनमें प्रज्ञा ठाकुर, प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकार, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी का नाम शामिल था। इन सभी आरोपियों को मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी कर दिया गया है। 2008 का ये केस जो मालेगांव महाराष्ट्र का इलाका, उसके पास की एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल ब्लास्ट यहाँ पर किया गया था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। कई लोग घायल हुए थे, लगभग 100 के आसपास। इस केस में इनको बरी किया गया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, कोर्ट के अंदर क्या बातें हुई, हमारे साथी नावेद हमें बताएंगे। देखिए विपिन, कोर्ट में सुबह सुबह स्पेशल कोर्ट थी है जिसमें जज AK लाहौटी जो हैं वो इसकी सुनवाई कर रहे थे और सभी आरोपी कोर्ट में पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज करवा ली थी और उसमें से कई सारे आरोपी ऐसे थे जो भगवा कपड़ों में आए थे। खुद साध्वी प्रज्ञा, जो उनकी पहचान भी, वो हमेशा ही उस तरह के कपड़े पहनती हैं, तो उसमें आई थी। और वो क्योंकि एक महिला सिंगल आरोपी थी, जो महिला थी, तो वो कटघरे में नहीं थी। उन्हें फिर बाद में इजाजत लेकर उन्होंने कहा कि मुझे कटघरे में आने दीजिए। बाकी आरोपियों को कटघरे में रखा गया था। तो इसके बाद फिर ये सब होने के बाद हाजिरी होती है, वहां पर कोर्ट एक्सेप्ट करता है, फिर सुनवाई शुरू होती है। और सुनवाई क्या, जजमेंट का आज वही रिजर्व जजमेंट रखा हुआ था, उसको प्रोनाउंस करना बस बाकी था, फैसला आ रहा था। तो वहां पर जो साध्वी प्रज्ञा है, उनके वकील JP मिश्रा मौजूद थे। उन्होंने अपील की कि जो साध्वी प्रज्ञा है उनको भी कटघरे में आने की इजाजत दी जाए जहां बाकी आरोपी बैठे हैं। और फिर उसके बाद केस की कार्यवाही जो है वो वर्डिक्ट प्रोनाउंस करने की शुरू होती है। और इसके बाद स्पेशल जज जो है AK लाहौटी, वो केस की पूरी बात जो है वो संक्षेप में एक बार बताते हैं, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक के इसकी सुनवाई चली थी, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, उन्होंने पूरे इस पर विस्तार से पूरी सुनवाई की थी। तो आखिर में जब वो जजमेंट देते हैं तो सबको पूरे एक बार संक्षिप्त रूप से समेट लेते हैं। तो उन्होंने जिन पॉइंट्स पे गौर किया विपिन, और उसके बाद जो अपना फैसला दिया, उनको एक बार दर्शकों को हम बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से, बिंदु बार बिंदु। तो इसमें उन्होंने बताया कि आरोप है कि धमाका हुआ था। तो ये जाहिर सी बात है, आरोप क्या है, धमाका हुआ था, तभी 6 लोगों की जान गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए इसमें फिर आगे जज कहते हैं कि RDX जो लाया गया था वो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से लाया था। इस तरह की इन पे आरोप लगे हैं, जिसको लाकर उन्होंने सुधाकर चतुर्वेदी के घर में कथित तौर पर रखा था। फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज को नोट किया कि इस केस में 4 एजेंसियां जांच कर चुकी हैं, जिसमें नासिक की ग्रामीण पुलिस, आजाद नगर पुलिस स्टेशन, ATS जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है महाराष्ट्र का वो, और NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये 4 एजेंसियां थी जो इसमें जांच कर रही थी। और चतुर्वेदी जो इसमें आरोपी हैं, कोर्ट ने माना कि उनके घर में RDX के निशान मिले थे। फिर उसके बाद आरोप तय हुए थे और उससे पहले जज ने भी आरोप तय किए थे। तो ये यहां पर कोर्ट ने कहा। उसके बाद FIR को लेकर उन्होंने कुछ संदेह जाहिर किया। उन्होंने कहा FIR को कि कोई वजह से, मतलब कोई वजह थी, उसके वजह से चुनौती वहां पर दी गई थी। जी, जैसे कि FIR में कुछ अहम बातें नहीं थी, है ना, बहुत देर से FIR हुई थी। तो ये कुछ तथ्य उन्होंने बताया, इस तरह से कुछ और चीजें जोड़ी कि जिस वजह से FIR को लेकर वहां पे कुछ शंका की स्थिति थी। जज लाहौटी का फैसला इसके बाद आता है, तो वो कहते हैं कि कुछ दलीलें खारिज हो गई हैं और कुछ उन्होंने मान ली। कोर्ट ने माना कि बम बाइक के बाहर रखा गया होगा, यह कोर्ट ने माना। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ अनऑथराइज्ड डॉक्टर्स ने, यानी जो मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे डॉक्टर्स से लिए गए थे मेडिकल सर्टिफिकेट जो साबित करना होगा, है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि कोई सबूत नहीं मिला कि पुरोहित ने RDX वहां से, हाँ, कश्मीर से लाए थे, ये इसके सबूत नहीं है और उन्होंने बम तैयार किया, ये कहा गया स्पेशल कोर्ट के अंदर। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई सबूत इस बात का भी नहीं है कि बाइक को वहां पार किया गया था, है ना, जबकि उस समय इलाका रमजान के लिए सील था। हाँ, वहां पे मतलब कोर्ट में ये बात कही गई कि रमजान चल रहे थे, तो वहां घेराबंदी की हुई थी, तो वहां पे रमजान के लिए ही चीजें की जा रही थी, तो सील था, तो बाइक वहां कैसे पार्क की गई, इसको लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। उसके बाद घटना के बाद किसने पत्थरबाजी की, नुकसान किया, पुलिस से गन किसने छीनी, इस पर भी सबूत अधूरे हैं, कोर्ट ने कहा।
इसके अलावा कोर्ट ये भी कहता है कि पंचनामा सही नहीं किया गया, न मोबाइल डेटा है, न बैरिकेडिंग स्पॉट खराब हो चुका था वहां पर, उसके बाद और जो भी चीजें जांच के लिए उठाई गई वो भी संदिग्ध थी, है ना, इसलिए कोई ठोस नतीजा नहीं निकाला जा सकता। ये एक बड़ा स्टेटमेंट था कोर्ट के। कानूनी तौर पर जिन सबूतों की जरूरत होती है किसी फैसले के लिए, तो वो सबूत पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं थे इस केस में, ये कोर्ट ने कहा। और उसके बाद कहा कि गाड़ी का जो चेसिस नंबर है वो भी मिटा दिया गया था, है ना, जो गाड़ी की पहचान होती है एक तरह से, उसके बाद वो मिटा दिया गया था और उसको फिर कभी रिस्टोर भी नहीं किया गया। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे ये आरोप लगते हैं कि वो मालिक थी गाड़ी की, तो कोर्ट ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है कि प्रज्ञा ठाकुर ही उस गाड़ी की मालिक थी। प्रज्ञा ठाकुर धमाके से 2 साल पहले सन्यासी बन चुकी थी, कोर्ट ने यहां पर नोट किया, और कहा कि जिन गवाहों को सबसे अहम माना जा रहा था उन्होंने भी अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन का साथ नहीं दिया, और साजिश के लिए जो मीटिंग्स बताई जा रही कि मीटिंग्स हो रही थी साजिश रचने के लिए, उन्हें भी कोर्ट ने माना कि ये साबित नहीं हो पाई है यहां पर। और आरोपियों के मोबाइल इंटरसेप्ट, आप जानते हैं कि इस तरह से कुछ भी चीजें होती है तो मोबाइल के जरिए भी कुछ चीजों को पता लगाने की कोशिश करती है पुलिस, तो वो कह रहे हैं कि आरोपियों के मोबाइल इंटरसेप्ट किए गए थे, लेकिन परमबीर सिंह जिन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया होगा, उन्होंने जो इंटरसेप्शन किया उसकी परमिशन नहीं थी उनके पास। फिर एक मकोका जो एक काफी विवादित कानून भी है, काफी इसको लेकर चर्चा रहती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ जो है इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जी हाँ, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, या हिंदी में कहें तो महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून जो है 1999 का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, ये कोर्ट ने वहां पर मेंशन किया, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, इसलिए उसे केस से हटा दिया गया है, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यूएपीए लगाने के लिए जो मंजूरी दी गई थी वो भी बिना ठीक से सोचे विचारे दी गई, इसलिए यूएपीए भी इस केस में उन्होंने आरोपियों के ऊपर लागू नहीं किया। फिर कर्नल पुरोहित की वहां बात आती है, उन्होंने दलील दी कि वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए सरकार मतलब उनको मंजूरी जरूरी थी उनके लिए लेना, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मंजूरी की जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद वहां पर ये भी अभिनव भारत जो एक संगठन है जिसका नाम आया इस केस में, जी हाँ, उसमें कहा गया कि कोई सबूत नहीं है कि अभिनव भारत का पैसा किसी आतंकी काम में इस्तेमाल हुआ हो, है ना। अभिनव भारत वही एक हिंदुत्व संगठन है जिसे इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय ने शुरू किया था, उसमें फंडिंग का आरोप था कि उसने इसको फंड किया था, तो लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। और आखिर में कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन कानूनी तौर पर कबूल कराने लायक सबूत नहीं दे पाया, गवाहों की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बहुत गंभीर संदेह है, लेकिन चाहे जितने भी मजबूत हो, जब तक के उनके सबूत ना हो वो कोर्ट में नहीं टिकते, तो ये सिर्फ संदेह रह जाते हैं। और लेकिन कोर्ट ने जरूर विपिन यहाँ पर यह भी माना है कि घटना तो हुई थी और उसे यह भी कहा है कि ये समाज के खिलाफ एक गंभीर वारदात हुई, और लेकिन सिर्फ नैतिक आधार पर यानी मॉरल ग्राउंड्स पर इसके लिए किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती, कोर्ट ने यह कहा। और इसके अलावा प्रोसिक्यूशन जो है, अभियोजन पक्ष जो सरकार और एनआईए की तरफ से था, उसने कहा कि वो प्रोसिक्यूशन शक से परे यानी बियॉन्ड द डाउट वो कुछ भी यहाँ पर साबित नहीं कर पाया, उसको ऐसा साबित करना होगा, तभी साबित होगा कि कौन दोषी है। इस केस में कोई ठोस सबूत और भरोसेमंद सबूत, रिलायबल एविडेंस नहीं मिला है, और जिन लोगों को आरोप से बरी किया गया है उनका भी, मैं अपने नाम तो शुरुआत में विपिन ले ही लिया था कि कौन कौन है, लेकिन एक एक लाइन में मैं उनका आपको परिचय दे देता हूं, जिसमें मुलजिम नंबर 1 जो है भोपाल से पूर्व बीजेपी सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मुलजिम नंबर 4 जो है वो रिटायर्ड आर्मी अफसर मेजर रमेश उपाध्याय हैं, मुलजिम नंबर 5 जो है वो समाज सेवी समीर कुलकर्णी है, वो समाज सेवी है, और उसके बाद मुलजिम नंबर 6 बिजनेस करने वाले अजय राहिलकर हैं जी, और उसके बाद मुलजिम नंबर 11 की बात आती है, वो मिलिट्री से जुड़े मुखबिर है सुधाकर चतुर्वेदी, और मुलजिम नंबर 9 सेना में काम कर रहे अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, यहाँ पर जो है उनका नाम आया था, तो पुरोहित यहाँ पे थे, कर्नल पुरोहित। मुलजिम नंबर 10 सुधाकर धर द्विवेदी, और इन सभी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। आज तारीख है 31 जुलाई की जब ये फैसला आया है। और आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि बाकी के जो वांटेड आरोपी हैं, अगर आप उनके खिलाफ अलग से चार्जशीट अगर दाखिल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इन 7 लोगों को बरी कर दिया गया और उनको कॉपी दे दी जाएगी, और जो भी मारे हुए लोग हैं उन सबके परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की भी यहाँ पर बात कही गई है कोर्ट के द्वारा, और जो घायल थे, क्योंकि 100 से ज्यादा घायलों का भी आंकड़ा था जी, तो उनको 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। और आखिर में एक सबसे अहम बात जिसके साथ कोर्ट ने अपना जजमेंट कंक्लूड किया, कोर्ट ने यह भी साफ साफ कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत
नहीं देता। तो इसके साथ पूरा जजमेंट जो है मुंबई की इस स्पेशल कोर्ट का कंक्लूड हो गया। अब संक्षिप्त में अगर आप जो हुआ था ये जो पूरा ब्लास्ट का केस है वो अगर एक बार बता सकें हमारे, क्योंकि ये 2008 का मामला था नावेद, और लगभग 17 साल बाद इसमें फैसला आया है। तमाम लोगों को अब बरी कर दिया गया है, जो भी सातों आरोपी इस केस में रहे। 29 सितंबर 2008 की ये घटना थी। रात के लगभग 9:30 बजे का वक्त था, जब मालेगांव, महाराष्ट्र का मालेगांव इलाका, वहाँ की एक मस्जिद के पास ये ब्लास्ट होता है और इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत होती है, जबकि 100 के आसपास लोग घायल होते हैं। और फिर इसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की जाती है और प्रारंभिक जांच जो इस केस की होती है वो महाराष्ट्र एटीएस शुरू करती है, जो कि बाद में जो है 2011 में एनआईए के पास चली जाती है। शुरुआती जो चार्जशीट है 2009 में जो एटीएस दायर करती है, तो उसमें मुकदमा जो है वो 2018 में चलना शुरू होता है, और जिसमें एनआईए ने कई गवाहों का हवाला भी दिया, लेकिन लगभग 40 गवाह ऐसे थे जो बाद में हॉस्टाइल हो गए, तो यानी वो अपने बयान से पलट गए। बिल्कुल। तो 40 गवाहों का पलटना भी अपने आप में बड़ी चीज है। और इसके बाद अगर मुख्य आरोपियों की बात हमने कर ही ली है, और अब 31 जुलाई को इस केस में फैसला आया, और जो ब्लास्ट हुआ था वो मोटरसाइकिल से होने की बात कही गई थी, जिसके बारे में कहा गया कि वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की हो सकती है, लेकिन अब कोई ठोस सबूत ना होने के चलते उसके बारे में जानकारी मिली है। तो ये सारी चीजें अभी तक हमारे सामने निकल, मालेगांव में जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंतर्गत आता है, उस वहां पर ये टाउन में उस ब्लास्ट हुआ था। जी बिल्कुल, उसी टाउन में ब्लास्ट हुआ था। और अगर आप देखेंगे तो उस वक्त की बात अगर हम करें 2008 की, तो जब ये केस क्रैक हुआ था तो 11 एक्यूज्ड पाए गए थे। ये 11 लोगों के ऊपर आरोप लगे थे कि हो सकता है ये इस मामले में संलिप्त हो। उसके बाद जब एटीएस ने 4 नवंबर 2008 को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार किया था। 24 अक्टूबर 2008 को पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुरुआत में कई हिंदूवादी संगठनों का नाम आया था, लेकिन अब आज जो फैसला आया है उसके बाद ये क्लियर कट हो गया है कि भाई इस केस में सातों आरोपी जो हैं वो बरी हो गए हैं। फिलहाल अगर आप इस केस को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो उससे जुड़ा भी एक वीडियो हम अभी बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे लगातार। और इसमें वैसे एक चीज और जोड़ सकते हैं कि ये जो फैसला है स्पेशल कोर्ट ने दिया है, और इसके बाद भी अगर एनआईए चाहती है या जांच एजेंसी चाहती है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है उसके बाद। तो कुछ लेवल्स अभी भी इस केस में बचे हैं, और अगर वो कुछ भी प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फिलहाल कानूनी रूप से दरवाजा खुला हुआ है। बिल्कुल। हालांकि इस केस के बाद अब जो फैसला आ जाया है उसके बाद कई बयान भी आ रहे हैं, पीड़ित पक्ष के बयान भी आ रहे हैं, आरोपियों से जुड़े वकीलों के और कई लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो वो भी लगातार ललन टॉप पर उससे जुड़े वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इस केस से जुड़ी एक एक जानकारी हम आप तक लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी नावेद, जिन्होंने पूरे केस को अभी उस पर जो आज फैसला आया है उसे सुना, समझा और आपको बताया। ललन टॉप लगातार आप तक सभी खबरें पहुंचा रहा है। शुक्रिया।